हमास सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया के असैसिनेशन की न्यूज ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी हलचल मचा दी है। Hamas political leader Ismail Haniyeh has been assassinated in Tehran. ईरान की जमीन पर हानिया की मौत ने पूरी दुनिया को एक नई मुश्किल में डाल दिया है। Revenge, revenge, they're chanting. Palestinians in the West Bank calling the death of Hamas's top political leader a tragedy. हमास की तरफ से कहा गया, हमास एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक इंसान नहीं। हमास अपने रास्ते पर चलता रहेगा, चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, और हम जीत के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। हानिया की मौत ने न सिर्फ रीजनल बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी गहरा असर डाला है। हमास के सरगना इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पूरी दुनिया में बवाल मच गया है। एक और काम हुआ जो इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ था, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर जो कि शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक सुन्नी लीडर इस्माइल हानिया के जनाजे की नमाज पढ़ाई है। A final farewell. Ayatollah Ali Khamenei leads prayers for Ismail Haniyeh and his bodyguard. हानिया के जनाजे में एक बड़ी भीड़ आती है, जिससे यह मैसेज दिया जाता है कि इस्माइल हानिया उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। आज के इस वीडियो में हम हानिया से जुड़े हर एक पहलू को समझेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि अलग अलग कंट्री के लीडर और ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहे हैं और हानिया की मौत से मिडिल ईस्ट में आगे क्या होने की संभावना है। ये वीडियो आपके लिए रिएक्शन, एनालिसिस और इनसाइट के साथ एक डीप डाइव होने वाली है। इस वीडियो से आप इस बर्निंग इशू के हर एक लेयर को अच्छे से समझ सकते हो। टॉपिक पर आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और एक कमेंट भी कर दें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इस वीडियो की रीच के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि दरअसल इस्माइल हानिया है कौन, जिनकी मौत को इजराइल एक अचीवमेंट की तरह सेलिब्रेट कर रहा है। उनका इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। साल 1963 में गाजा के शाती रिफ्यूजी कैंप में इस्माइल हानिया का जन्म होता है। शाती रिफ्यूजी कैंप एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, जहां उस कैंप की एक दर्दनाक कहानी होती है और उसी के बीच इस्माइल हानिया का बचपन गुजरता है। कैंप की बदतर हालत और वहां की मुश्किल कंडीशन हानिया की सोच और उनके फ्यूचर पॉलिटिकल कैरियर को डीपली अफेक्ट करती है। हानिया की इनिशियल स्कूलिंग शाती कैंप में ही होती है, जहां वो अपनी फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रगल को बेहद करीब से देखते हैं। हायर एजुकेशन के लिए वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में एडमिशन लेते हैं और अरेबिक लिटरेचर में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। अब आता है साल 1987 और शुरू होता है हानिया के लाइफ का चैप्टर 2। साल 1987 में हमास को स्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें हानिया अपनी इन्वॉल्वमेंट शुरू करते हैं। हमास जो कि एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जिसका ऑब्जेक्टिव फिलिस्तीन की आजादी और इजराइल के ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ना होता है। इस पर्टिकुलर टाइम में इस्माइल हानिया हमास के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं और पैलेस्टीनियन कम्युनिटी में हमास के लिए सपोर्ट बिल्ड करना शुरू करते हैं, जहां वो मस्जिद, लोकल मीटिंग के जरिए अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और ये काम वो लगातार 2 साल तक करते हैं। अब आता है साल 1989। इजराइल हानिया का हमास के साथ इन्वॉल्वमेंट के लेकर उन्हें अरेस्ट करता है और उन्हें एग्जाइल में साउथ लेबनान भेज दिया जाता है। एक तरह से उन्हें उनके ही देश से निकाल दिया जाता है, जहां उनके साथ 400 और लोगों को भी बाहर कर दिया गया था। अब कहने को तो यह हानिया के लिए एक सजा थी, लेकिन सच यह है कि यह पीरियड इस्माइल हानिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जहां वो एग्जाइल पर रहकर हमास लीडर के साथ अपने रिलेशन को और मजबूत कर लेते हैं। साल 1993 में उनका एग्जाइल पीरियड पूरा होता है और उन्हें वापस से गाजा आने की परमिशन मिल जाती है। वापसी के बाद हानिया को इस्लामिक यूनिवर्सिटी में डीन अपॉइंट किया जाता है। उस टाइम हानिया की उम्र सिर्फ 31 साल होती है। इसके अलावा इस्माइल हानिया हमास के अंदर अपनी लीडरशिप स्किल और डेडिकेशन की मदद से सीनियर पोजीशन भी हासिल कर लेते हैं, जहां उनकी स्पीच, उनका कम्युनिटी एंगेजमेंट उन्हें हमास का, फिलिस्तीन के मुसलमानों का, इजराइल के जुल्म से सताए हुए लोगों का एक प्रोमिनेंट फेस बना देती है। मतलब इस्माइल हानिया फिलिस्तीन के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ इजराइल हानिया के हर एक्शन, उनकी हर एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा होता है और हानिया को मारने के लिए कई कोशिश भी करता है। अभी आगे आपको बताएंगे। अब आता है साल 2006। ये वो पीरियड था जब हानिया अपने पीक टाइम पर होते हैं। इस साल पैलेस्टीन में लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं, जिसमें हमास फिलिस्तीन पर कई साल से रूल कर रही सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी फतह के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल करती है, जहां इस्माइल हानिया को गाजा स्ट्रिप का प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया जाता है। अब हानिया सिर्फ गाजा के ही पीएम क्यों बने, पूरे फिलिस्तीन के क्यों नहीं, इसकी एक अलग कहानी है। हम अभी उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ हानिया के टॉपिक पर ही फोकस करेंगे। जैसा कि साल 2006 के इलेक्शन के बाद
हानिया को गाजा स्ट्रिप का पीएम बना दिया जाता है, जो कि हानिया के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। उन्हें एक ऐसी गवर्नमेंट को लीड करना था जिसे लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज, एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह देखती थी। दरअसल हमास को लेकर पूरी दुनिया की अलग अलग कंट्री का अलग अलग स्टैंड है, जहां कोई हमास को फुल्ली टेररिस्ट ग्रुप मानता है तो कोई हमास को टेररिस्ट ग्रुप से बाहर रखता है, तो कोई हमास को तो टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानता लेकिन हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड को टेररिस्ट ग्रुप मानता है। जिसमें एक कंट्री अर्जेंटीना अभी पिछले ही महीने जुलाई में हमास को टेररिस्ट ग्रुप कंसीडर करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया साल 2022 में हमास को टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट में डालता है। पैराग्वे, जो आज भी हमास को टेररिस्ट नहीं मानता लेकिन अल कसाम को टेररिस्ट कंसीडर करता है, जबकि इंडिया आज भी हमास को आतंकवादी ग्रुप नहीं मानता। ऐसे में जब पूरी दुनिया हमास को लेकर अलग अलग स्टैंड रखती है तो हानिया के लिए हमास की लीडरशिप में गाजा स्ट्रिप को एज अ पीएम लीड करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हालांकि हानिया अपनी अथॉरिटी को मजबूत करने के लिए कई रिफॉर्म करते हैं, जिसमें एक साल 2007 में बड़ा फैसला लेते हैं, जहां हमास और फतह के बीच एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसे बैटल ऑफ गाजा के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में हमास फतह के सपोर्टर्स और फतह के ऑफिशियल सबको गाजा से बाहर निकाल देते हैं और गाजा में अपनी गवर्नेंस स्टैब्लिश कर लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद गाजा और वेस्ट बैंक दो अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटीज बन जाती है, जिसमें गाजा पर हमास का कंट्रोल और वेस्ट बैंक पर फतह अपना कंट्रोल बना लेता है और आज भी गाजा हमास के कंट्रोल में है। इसके अलावा इस्माइल हानिया के इंटरनेशनल कनेक्शन और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज भी जबरदस्त रहे हैं, जहां वो गाजा के लिए सपोर्ट और हमास के लिए ताकत दोनों जरूरतें पूरी कर रहे थे। जैसे हानिया के ईरान के साथ अच्छे रिलेशन थे, ईरान हमास को फाइनेंशियल और मिलिट्री एड जैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता था। कतर भी हानिया और हमास का एक अच्छा सपोर्टर रहा है, जहां वो फाइनेंशियल एड के साथ साथ रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर हानिया को सपोर्ट दिया करता था। इजिप्ट, तालिबान, टर्की जैसी कंट्री भी हमास और हानिया को टाइम टू टाइम सपोर्ट दिया करते थे। लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन का हौथी ग्रुप इजराइल के खिलाफ हमास को इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इन सारे रिलेशन का सूत्रधार सिर्फ एक होता है, इस्माइल हानिया। इस पीरियड में हमास इस्माइल हानिया की लीडरशिप में इजराइल के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को खुद मैनेज करता है, जहां हमास हानिया की लीडरशिप में एक पावरफुल ग्रुप बनता है और इजराइल के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए जाते हैं। खुद हानिया इजराइल के खिलाफ कई शार्प स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें वो इजराइल को एक ऑक्यूपायर कहते हैं और इसके खिलाफ हमास की तरफ से किए जा रहे अटैक को राइटफुल एक्शन बताते हैं। चूंकि हानिया इजराइल को लेकर पूरी तरह से स्ट्रिक्ट होते हैं, जहां इजराइल हानिया को अपने एक बड़े दुश्मन की तरह देखने लगता है और इजराइल हानिया को मारने के लिए कई कोशिश भी करता है, जिसमें कई अटेम्प्ट तो फेल हो जाते हैं, लेकिन इस बार इजराइल अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। कैसे, अब आइए ये भी समझते हैं। इजराइल के टारगेटिंग किलिंग का इतिहास दशकों पुराना है, जिसे वो एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज करता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव उन लोगों को खत्म करना होता है जिसे इजराइल अपना दुश्मन मानता है। इजराइल ने अपनी टारगेटिंग किलिंग की स्ट्रेटेजी सिर्फ अपने बॉर्डर के अंदर ही नहीं बल्कि बॉर्डर के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी अंजाम देता आया है। कुछ नाम आपको बताता हूं। मोहम्मद दीफ, जो कि हमास के मिलिट्री लीडर थे और हमास के मिलिट्री ऑपरेशन को लीड किया करते थे। इजराइल ने टारगेट करके मोहम्मद दीफ को मार दिया। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। याहिया अय्याज, ये भी हमास के एक प्रोमिनेंट लीडर थे और फिलिस्तीन में इन्हें द इंजीनियर के नाम से जाना जाता था। इजराइल इन्हें भी मार देता है। शेख अहमद यासीन, ये हमास के स्पिरिचुअल लीडर थे और हमास के फाउंडर मेंबर में से एक थे। इजराइल इन्हें भी टारगेट करता है और एयर स्ट्राइक में इनकी जान ले लेता है। इसके अलावा इजराइल क्रॉस बॉर्डर भी कई टारगेटेड किलिंग को अंजाम दे चुका है। साल 2010 में हमास के मिलिट्री कमांडर महमूद अल माबू, अगर मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा तो ये दुबई के एक लग्जरी होटल में रुके हुए थे। इजराइल इन्हें गाजा में रॉकेट सप्लाई का मास्टरमाइंड मानता था। इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद का एक एजेंट यूरोपियन यूनियन के फेक पासपोर्ट पर होटल पहुंचता है और उन्हें मार देता है। मतलब एक इजरायली एजेंट फेक पासपोर्ट की मदद से दुबई में घुसकर हमास कमांडर की जान ले लेता है। साल 1972 में ब्लैक सितंबर नाम का एक ग्रुप म्यूनिक ओलंपिक में 11 इजरायली, जिसमें 2 एथलीट्स को मार देते हैं। ब्लैक सितंबर ग्रुप के एक हाई रैंकिंग मेंबर अली हसन सलामे, जो कि रेड प्रिंस के नाम से मशहूर थे। इजराइल इन्हें म्यूनिक ओलंपिक इंसिडेंट का मास्टरमाइंड मानता था। 22 जनवरी 1979 को लेबनान के बैरूत में मोसाद कार में बम फिट करती है और उस ब्लास्ट में अली हसन सलामे को
मार दिया जाता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ इमाम मुगनिये को सीरिया में मारा गया, जहां मोसाद ने उनकी कार में रिमोट कंट्रोल बम फिट किया और जब वो कार में बैठ गए तो उसे एक्टिवेट करके ब्लास्ट में उन्हें मार दिया गया। इजराइल की एक और टारगेटिंग किलिंग जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक कैनेडियन एरोस्पेस इंजीनियर थे गेराल्ड बुल, जो कि सद्दाम हुसैन के लिए एक ऐसा वेपन डेवलप कर रहे थे जिसे सुपर गन नाम दिया गया था, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी लॉन्ग रेंज पोटेंशियल रखती है। ये एक ट्रेडिशनल कैनन से काफी बड़ी थी। सद्दाम हुसैन की सोच थी कि एक ऐसा वेपन डेवलप किया जाए जिसे इजराइल और वेस्ट के खिलाफ यूज किया जा सके। इजराइल को इस सुपर गन से खतरा महसूस होता है और वो इसे रोकने के लिए मोसाद का सहारा लेते हैं, जहां मोसाद सबसे पहले गेराल्ड बुल को अपने लिए थ्रेट मानता है, क्योंकि यही वो इंसान होते हैं जो सुपर गन डेवलप कर रहे होते हैं और मोसाद इसे हर हाल में रोकना चाहता है। मोसाद गेराल्ड बुल को ट्रैक करना शुरू करती है और 22 मार्च 1990 को बेल्जियम में उन्हें उनके ही अपार्टमेंट के एंट्रेंस पर मार दिया जाता है। हालांकि अगर ये ना होता, गेराल्ड जिंदा होते और वो सुपर गन बन गई होती, तो शायद आज मिडिल ईस्ट की कहानी कुछ और ही होती। इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सुपर गन की इंपॉर्टेंस और उसकी पूरी स्टोरी कैसे क्या हुआ सब आपको बताऊंगा। अभी टॉपिक पर ही रहते हैं। ऊपर जितने भी इंसिडेंट बताए उसका मोटिव यह था कि इजराइल जिसे अपना दुश्मन मानता है उसे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बॉर्डर के अंदर हो या क्रॉस बॉर्डर, इंटरनेशनल ग्राउंड पर इजराइल अटैक करता है और अपने दुश्मन को खत्म कर देता है। और उसी में एक नाम इस्माइल हानिया का भी है, जहां इजराइल हानिया की बढ़ती पावर, हानिया का बढ़ता इन्फ्लुएंस, हानिया को इंटरनेशनल लेवल पर मिलता सपोर्ट, हानिया की वजह से हमास या फिर गाजा को मिलता फाइनेंशियल और मिलिट्री एड, ये सब हानिया को इजराइल के लिए वांटेड बना देता है और इजराइल हानिया को मारने के लिए कई अटेम्प्ट करता है। सबसे पहले साल 2003 में इस्माइल हानिया एक मीटिंग से बाहर आ रहे होते हैं और उसी टाइम इजराइल उस बिल्डिंग पर बमबारी शुरू कर देता है जिसमें हानिया मौजूद होते हैं, लेकिन वो वहां से बच निकलते हैं। फिर वापस से दिसंबर 2006 को एक और अटैक किया जाता है, जहां हानिया इजिप्ट से राफा बॉर्डर क्रॉस करके गाजा आ रहे होते हैं। इस अटैक में हानिया तो बच जाते हैं, जबकि उनका बेटा और उनके बॉडीगार्ड को कुछ मामूली चोटें आती हैं। ये वो अटेम्प्ट थे जब इजराइल हानिया पर अटैक करता है, लेकिन हर बार वो बच जाते हैं। लेकिन इस बार हानिया इजराइल के अटैक से बच नहीं पाए और उनकी जान चली गई। इस अटैक को लेकर एक थ्योरी जो सामने आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मोसाद ने सबसे पहले हानिया के मूवमेंट और उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया और इसके लिए दो सोर्स डेवलप किए गए। पहला, ह्यूमन इंटेलिजेंस। हानिया के केस में मोसाद ने कुछ लोकल कंटेंट का इस्तेमाल किया जिसने हानिया के मूवमेंट और प्लान की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मोसाद को प्रोवाइड करी। दूसरा, सिग्नल इंटेलिजेंस। इजराइल ने हानिया और उनके एसोसिएट्स के फोन कॉल्स, ईमेल या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया और उनके प्लान और उनके लोकेशन का पता लगा लिया। इसके अलावा इस्माइल हानिया की मौत को लेकर ईरान ने बताया कि उन्हें एक शॉर्ट रेंज मिसाइल से मारा गया है, जो कि तेहरान में उनके ही गेस्ट हाउस के बाहर से फायर करी गई थी, जो कि 7 केजी की मिसाइल थी, जिसके ब्लास्ट से इस्माइल हानिया और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। इससे पहले कई बार इजराइल ने हानिया को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन हर बार वो बच जा रहे थे। लेकिन इस बार इजराइल अपने प्लान में कामयाब हुआ और हानिया की मौत हो गई। हालांकि हानिया की किलिंग कोई आम टारगेटिंग किलिंग नहीं है और इसके कई खतरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। अब आइए ये भी समझते हैं। इस्माइल हानिया की टारगेटिंग किलिंग का मिडिल ईस्ट और वाइडर मुस्लिम वर्ल्ड पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद है। ये इवेंट न सिर्फ रीजनल डायनेमिक्स को बदलने की पावर रखता है, बल्कि जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। कैसे, कुछ चीजें आपको समझाता हूं। हानिया की मौत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पहले से चल रही वॉर को और भी डेडली बना सकती है, क्योंकि हमास ने हानिया की मौत को ग्रेव एस्केलेशन कहा है और बदला लेने की धमकी दे दी है, जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को और भड़काने का एक रीजन बन सकता है। ईरान और हमास के बीच एक मजबूत रिश्ता है और ईरान के अंदर हानिया की मौत खुद ईरान के लिए कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है। ऐसे में ईरान अपने रीजनल ग्रुप के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ एक यूनाइटेड वॉर शुरू कर सकता है, जो कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। इसके अलावा इजराइल की टारगेटेड किलिंग की वजह से जो पीस टॉक चल रही थी उसका नुकसान होगा। इजिप्ट और कतर जैसे मीडिएटर को अब मुश्किल आएगी, क्योंकि हानिया की मौत एक निगेटिव असर उस पर डाल सकती है। मुस्लिम वर्ल्ड में एक और रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि कई देश जो पहले न्यूट्रल या इजराइल को लेकर स्लाइटली पॉजिटिव सोच रखते थे, अब हानिया की मौत और फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी सोच को
रिकंसिडर कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि हानिया की मौत के बाद कई अलग अलग कंट्री और अलग अलग ग्रुप के रिएक्शन भी सामने आ चुके हैं, जिसमें कतर, इजिप्ट, रशिया, मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, टर्की, श्रीलंका जैसी कंट्री हानिया की मौत पर रिएक्ट कर चुकी है, जिसमें मैक्सिमम हानिया की मौत पर इजराइल को गलत कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री न्यूट्रल और इजराइल के सपोर्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब कोई इधर है तो कोई उधर। लेकिन ईरान और रीजनल ग्रुप जैसे हमास, हिजबुल्लाह, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, हौथीस, कताइब हिजबुल्लाह, हरकतुल हिजबुल्लाह, ये सब एक सुर में इजराइल से बदला लेने की बात कह रहे हैं। बल्कि हिजबुल्लाह और हमास इन दोनों ने तो हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर रॉकेट अटैक भी किया है। मतलब आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट एक घातक वॉर का सामना कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, जिसमें आग लगाने वालों को भी नुकसान होगा और तमाशा देखने वालों को भी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।